माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल पीएम का 2006 का जीके का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से है। सो इस वीडियो में हम लोग डीसीसी पीएम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2006 से आए थे, और ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चंस है। तो क्लास को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समय न गाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपसे माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका क्वेश्चन है ऑन क्रॉसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसओवर वन डे इज एडेड। ठीक है, ये ज्योग्राफी का सवाल है। निम्नलिखित में से किस पार कर लेने पर क्रॉसओवर में एक दिन जुड़ जाता है, यानी एक दिन का एडिशन, ठीक है, कैसे हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी हमारे जो वर्ल्ड का डेट कैलकुलेट होता है कि किस देश में कौन सा डेट कैलकुलेट होगा, क्योंकि आप जानते हो कि इस हमारा जो अर्थ है वो दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक आपका ईस्टर्न हेमस्फेयर और एक है वेस्टर्न हेमस्फेयर। ईस्टर्न में हमारा इंडिया चाइना वगैरह आता है, ठीक है, और वेस्टर्न में आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका, कनाडा, ठीक है, ये वेस्टर्न में आ गया। ठीक है, सो आपका यहाँ पे इंटरनेशनल डेट टाइम है, तो इसको पूछने का भी ढंग वही है कि ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण, भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर, 180 डिग्री दिशांतर पूर्व से पश्चिम, और ऑप्शन डी है 180 डिग्री दिशांतर पश्चिम से पूर्व। यानी अंग्रेजी में फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मैं क्वेश्चंस को कर देता हूँ। इक्वेटर नॉर्थ टू साउथ, इक्वेटर साउथ टू नॉर्थ, अब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट टू वेस्ट, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट। तो ये इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप लोग ज्योग्राफी का ये सवाल है, तो अच्छे से जीके का ये ज्योग्राफी आप लोगों को समझना जरूरी है, और मैं डिटेल में आपको बता भी देता हूँ। जैसे ये एक ग्लोब हो गया, ठीक है, छोटा सा ग्लोब है, तो ये आपका क्या हो गया 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। इधर आपका ईस्टर्न हेमस्फेयर है, इधर आपका वेस्टर्न हेमस्फेयर है, ठीक है, ठीक है। सो क्या होता है कि जैसे आप लोग जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो हमारा इधर जाने पर क्या होता है, जब हम लोग ईस्टर्न, इसे चार्ट भी बना लीजिएगा, जब ईस्टर्न हेमस्फेयर से हम लोग वेस्टर्न हेमस्फेयर में जाते हैं तो हमारा एक डे का गेन हो जाता है, ठीक है, एक डे का गेन हो जाता है, ठीक है, यानी इधर से इधर जाने पे, ठीक है। और आपका जब हम लोग वेस्टर्न हेमस्फेयर से ईस्टर्न हेमस्फेयर में जाते हैं तब आपका एक डे का लॉस हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो यानी उल्टा। तो ये आपको जाना है, ठीक है। सो आपको ये समझ लेना है, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, तो ये ही आपका आधा घंटा से ऊपर ये ले लेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें बहुत कुछ जानना जरूरी है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इक्वेटर, फिर आपका प्राइम मेरिडियम, एंटी मेरिडियम, आपका अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट की कैसे, ये सारा आपको समझना होगा, और ये बहुत ही अच्छा और साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। सो इसको बस अभी नोट कर लीजिए कि आपका सही उत्तर सी होगा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, ईस्ट टू वेस्ट जाने पे आपका वन डे आपका गेन हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको सारा वर्किंग समझना होगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, कैसे अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कि क्लॉकवाइज घूमता है, सारा कुछ आपको समझना होगा, तब आएगा। तो इसलिए अभी जितना मैंने बताया ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आप लोग लॉन्गिट्यूड को सॉरी ईस्ट टू वेस्ट जाने पे, जो आपको सेकंड बताया मैंने पहला, और दूसरा आपको वन डे लॉस कब होगा, जब वेस्टर्न हेमस्फेयर से ईस्टर्न जाएगा। तो ये आपका था प्रॉपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको आप लोग जस्ट नोट वाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है,
द टोटल नंबर ऑफ जजेज इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर बता दीजिए 27, 24, 18, 15। बता दीजिए जल्दी। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपके 15 जजेस होते हैं, ठीक है, 15 जजेस, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, 15 जजेस आपके होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ प्रश्न आपका है कि ये जो 15 जजेस होते हैं कितने समय के लिए, कार्यकाल के लिए ये लोग आपका काम करते हैं। तो ये आपका 9 ईयर्स के लिए, कितने के लिए, 9 ईयर का इनका टर्म रहता है, यानी 9 साल तक इनको काम करना रहता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा इलेक्ट कराए जाते हैं, यानी किसके द्वारा अपॉइंट कराए जाते हैं, तो ये होता है आपका यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, एंड सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। अब मेरा एक और अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, जल्दी बता दीजिए। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, बता दीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। सो हाँ, करेक्ट उत्तर है दी हाउज, DHAUGE हाउज, नीदरलैंड्स में, ठीक है, आपका नीदरलैंड्स में ही है, ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा नीदरलैंड, ठीक है। टोटल कितना आपका रहता है यूनाइटेड नेशंस का बॉडी, ये बता दीजिए। अब टोटल यूनाइटेड नेशंस का कितने बॉडी रहते हैं, ये भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसको ही बोलते हैं डिटेल्स में, जो कि पेड कोर्स में आपको और अच्छे से डिटेल में कराया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स को बेसिक से आपका हार्ड तक। और आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशंस का आपका कितने ऑर्गन्स है, यानी कितने इंस्टीट्यूशंस है, तो टोटल 6 हैं, 6, ठीक है। कौन कौन से एक बार बता दीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस के कितने पार्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पार्ट्स हैं सभी बता दीजिए हमें, ठीक है। हाँ, यूनाइटेड नेशंस के आपके जितने भी पार्ट्स हैं बता दीजिए, एक एक करके सभी को चैट में रिप्लाई दीजिए। थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी बता दीजिए। तो 6 ऑर्गन है आपका। सबसे पहला क्या है आपका, जनरल असेंबली, जिसको मैंने भी बताया, जो अपॉइंट करते हैं, जनरल असेंबली हो गया, जनरल असेंबली, डबल एस होगा, असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। फिर आपका द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, थर्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर आपका ट्रस्टशिप काउंसिल, चौथा। पांचवा है द सेक्रेटेरिएट, ठीक है, ठीक है, हाँ। और बता दीजिए छठा कौन सा होगा, जल्दी बता दीजिए। हाँ, छठा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये आपके 6 हो गए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेशनल इंफॉर्मेशन पेपर डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया इज, बहुत ही अच्छा सवाल है। द नेशनल इंफॉर्मेशन पेपर डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र यानी दस्तावेज है लाल पत्र, श्वेत पत्र, हरा पत्र, केसरिया पत्र, यानी आपका रेड पेपर, व्हाइट पेपर, ग्रीन पेपर या सैफरॉन पेपर, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसका। द नेशनल इंफॉर्मेशन पेपर डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया इज, बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। चलिए, सभी कोई चैट में आंसर देंगे। चलिए, आपका ये जो दस्तावेज है ना, ये हम लोग इंफॉर्मेशन वाला, इसको हम लोग व्हाइट पेपर बोलते हैं, क्योंकि ये 2006 का प्रश्न है ना, तो इसको व्हाइट पेपर भी हम लोग कहते हैं। व्हाइट पेपर आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में या जो भी हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होता था ना, दस्तावेज, उसके बारे में बताता था, तो उस संदर्भ में आपका ये व्हाइट पेपर होगा, ठीक है। व्हाइट पेपर्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होता है जो गवर्नमेंट हमारे लिए प्रपोज करती है, ठीक है, तो वो आपका हम लोग कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट पेपर, ठीक है।
दस्तावेज के रूप में, राष्ट्रीय सूचना पत्र, ठीक है। और ये था। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द फर्स्ट पर्सन टू बी, एक भी काट लीजिएगा, पोस्टमसली ऑनर्ड विद भारत रत्न, यानी आपका मरणोपरांत आपको किसको सबसे प्रथम बार आपको दिया गया था भारत रत्न, यानी पहली बार मरणोपरांत ये रिवाज स्टार्ट हुआ कि आपको भारत रत्न दिया जाएगा। तो कौन थे पहले रिसिपिएंट जिन्हों को ये दिया गया? तो वो पहला ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, दूसरा है डॉक्टर आपका अंबेडकर, ठीक है, तीसरा है आपका कुमार स्वामी कामराज्य, ठीक है, ऑप्शन इंग्लिश में ऊपर नीचे हो गया, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से किन्हें दिया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को, यानी ऑप्शन नंबर डी, आपको सबसे पहले बार आपको दिया गया था भारत रत्न। और ये कब दिया गया था आपको, ये भी बता दीजिए। तो इनको कब नवाजा गया था, बता दीजिए। इन 1966, ठीक है, इनको दिया गया था, ठीक है, सबसे पहली बार मरणोपरांत, ठीक है। तो ये था आपका जीके का बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। अब यहाँ से सवाल आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं कि फर्स्ट भारत रत्न किसे मिला था, फर्स्ट भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था, ये सम्मान किसे मिला था, किस व्यक्ति को मिला था। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, चैट में भी बताइएगा और लाइव चैट में बताइएगा भी, और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। जिसका करेक्ट होगा उसे मेरी तरफ से वेरी गुड। चलिए, इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक अच्छी सी टिप दे देता हूँ। आप लोग जानते हैं यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क सिखाया जाता है। अब देखिए, स्मार्ट वर्क मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, 2006 से आप लोग जब जीके करते करते 2021 तक पहुंचोगे, ठीक है। यहाँ पर 2006 यानी आज से बहुत साल पहले की बात है, तब उस टाइम का करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको हाल फिलहाल के यानी बैक 4 से 5 ईयर्स बहुत मैक्सिमम हो जाएंगे, ज़्यादा आपको इस सब पुराना नहीं जाना है, एक ही ईयर का काफ़ी है, ठीक है। तो उधर के करंट अफेयर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अभी तक तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो करंट अफेयर पे था। अब यहाँ पर ये आपका हो गया स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब आइए पांचवा क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट्स में आपको, चाहे वो प्रीवियस ईयर का सीरीज हो या थ्योरी हम लोग जो पेड कोर्स में चलाते हैं, हर जगह आपको इंपॉर्टेंट्स और खासकर इंग्लिश, साइंस, जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैथ, सब में आपको स्मार्ट वर्क सिखाया जाएगा, ठीक है। सो धनवंतरी अवार्ड जो होता है वो कब प्रारंभ हुआ, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 1971 में। अब ये क्या होता है अवार्ड, ये आपका मेडिकल फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में ये अवार्ड आपका दिया जाता है, ठीक है। जिसकी शुरुआत 1970 में एक एक्ट लाके की गई थी और प्रारंभ हुआ था देना 1971 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी सवाल है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? और राष्ट्रीय खेल के ऊपर आते रहता है कि नहीं, कभी रशिया का दे देता है, कभी आपका पाकिस्तान का दे देता है राष्ट्रीय खेल। तो ये बहुत ही अच्छा और वीवीआई टॉपिक है, तो इसलिए वीवीआई कर लीजिएगा, नेशनल गेम्स, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है कि कबड्डी है कि हॉकी है कि फुटबॉल है? तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि आपका हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारा खेल आए, ठीक है। सातवां नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है मेरे प्रिय शिष्यों की, द ओरिजिनेटर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चैटर्जी, अरविंद घोष या लुइस विवियन डिराजियो, बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, लुइस विवियन, ठीक है। इनका पूरा नाम था हेनरी लुइस विवियन डिराजियो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, लुई विवियन, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा और नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच लैंग्वेज आर द इंक्रिप्शंस ऑफ अशोका, बहुत अच्छा हिस्ट्री का सवाल है। इन विच लैंग्वेज आर द इंक्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? बहुत अच्छा है, पाली, संस्कृत, हिंदी या आपका प्राकृत, बता दीजिए जल्दी से। सही उत्तर क्या होगा आपका डी, प्राकृत, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी प्राकृत, ठीक है। प्राकृत में आपका ये इंस्क्रिप्शंस लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले। गन पाउडर वॉज द फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया बाय, बहुत अच्छा सवाल है, स्टार मार्क लीजिए। भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया था?
फर्स्ट अलाउद्दीन ने, दूसरा मोहम्मद तुगलक ने, तीसरा बाबर ने, चौथा अंग्रेजों ने। ठीक है, अलाउद्दीन, बाबर, मोहम्मद तुगलक या ब्रिटिश, किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे द्वारा आपका बाबर के द्वारा। ठीक है, सबसे पहली बार बाबर ने इसका प्रयोग किया था गन पाउडर का, ठीक है, बारूद का। ठीक है, इसी की वजह से इन्होंने जंग जीती थी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ, तो ये जो पहली लड़ाई हुई थी जो गन पाउडर के साथ हुई थी इंडिया में, जिसके कारण हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किया गया था, उस लड़ाई का क्या नाम था? वो युद्ध का क्या नाम था? तो उस युद्ध का नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, बहुत ही फेमस है। कब हुई थी? अप्रैल 21 को 1526 एडी में। ठीक है, और किसे हराया था बाबर ने? तो इब्राहिम लोदी। किसको? लोदी को। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। ठीक है, तो ये था आपका। फिर आपका दूसरा युद्ध इन्होंने किया था 1527 में, जस्ट एक साल बाद। कहाँ पे? तो राणा सांगा के साथ उनको फिर हराया। ठीक है, कहाँ पे? तो मेवाड़ में। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर तीसरा भी युद्ध आपका हुआ मोहम्मद लोदी के साथ। तीसरा युद्ध 1529 में एडी में मोहम्मद लोदी को इन्होंने हराया घाघरा में। ठीक है, तो इसी प्रकार से युद्ध चलता रहा। फिर अपने आप को बादशाह पहली बार इन्होंने इंटाइटल किया बादशाह से। ठीक है, इस ऐसे रूलर बने जिन्होंने बादशाह लगाया अपने टाइटल के आगे। तो ये सारा गन पाउडर और ये तोपे लेके आए थे, आर्टिलरी, उसके वजह से। सबसे मेन कारण था तोप, तोप की वजह से। और ये हम लोगों ने वो मूवी में भी देखा था। आपका कौन सा मूवी था? जोधा अकबर, सभी ने देखा होगा। पहली बार तोपे लेके आई गई थी, तब आपका लड़ाई हुआ था। तो गन पाउडर और तोप के वजह से, यानी उसी में गन पाउडर का इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से इन्होंने बहुत ही आसानी से बड़े बड़े राज्यों को हराया। ठीक है, तो इनका सपोर्ट आर्टिलरी बहुत स्ट्रांग था और पहली बार विदेश से लेके आए थे। तो ये था आपका। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के साथ क्लास भी चल रहा है क्या? लास्ट क्वेश्चन पे चले। सो आखिरी सवाल सबसे आपका अच्छा सवाल है, जो आजकल आपको जानना भी आवश्यक है। वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी तो अभी आया है, पहले वैल्यू एडेड टैक्स था। ठीक है, सो वैल्यू एडेड टैक्स आपका जो रहता है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स आपका यानी मूल्य वर्धित कर जो आरोपित किया जाता है यानी लगाया जाता है, कब? उत्पादन के केवल अंतिम चरण पर, यानी ओनली एट द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज को प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लास्ट स्टेज पे हम लोग सीधे कर लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन है उत्पादन के केवल प्रारंभिक चरण पर, यानी ओनली एट द इनिशियल स्टेज, यानी शुरुआत पे। डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, सीधे उपभोक्ता पर लगाया जाता है। या उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। ठीक है, एट एवरी स्टेज बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। तो ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है ना, हर स्टेज पे लगता है, स्टार्टिंग से लेके आपका जब तक सेल ना हो जाए तब तक। तो इसलिए सामान की कीमतें बहुत बढ़ जाती है और टैक्स बहुत कलेक्ट होता है। अब ये जीएसटी अभी चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये आपका न्यू मेथड है। ठीक है, सीधे परसेंटेज के हिसाब से लगता है। तो वैट पहले जमाने में था, ठीक है, अभी भी है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट नया है जीएसटी का, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म सभी को पता होगा। कब लागू किया गया था जीएसटी को, ये भी बता दीजिए। कब लागू किया गया था जीएसटी, ये आपका होमवर्क है। जीएसटी को कब लागू किया गया था, किसके सरकार में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से पूरे क्लासेस को करने के लिए और पीडीएफ पाने के लिए 2021 का कट ऑफ का टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड इसी तरह पढ़ते रहिए और डेली लाइव क्लासेस का अच्छे से करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, एंड सभी को ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ।